लास्ट चैप्टर जैसे हमने देखा था, लास्ट जो टॉपिक हमने देखा था, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमने लास्ट टॉपिक जो की बात करी थी। ठीक है, आज उसी थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपकी जो सेकंड यूनिट है आपका, उसमें उस विषय पर चलते हैं। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक है वो है आपका एजुकेशन सिस्टम इन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल्स, यानी कि उपनिवेशवाद के समय भारतीय शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी। ठीक है, कॉलोनियल रूल्स आप समझ गए होंगे। उपनिवेशवाद यानी कि जब वर्ल्ड में भारतवर्ष पर अन्य देशों की नजर पड़ी, यानी कि उनको लगा कि वो भारतवर्ष में जाकर अपना व्यापार और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, या अपनी समृद्धि के लिए क्या किया उन्होंने, भारतवर्ष की तरफ नजरें रखी। यानी वे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे करके यहाँ पर उन्होंने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, यानी एक प्रकार से अधिकार करने में लग गए। चाहे वो अंग्रेज हों या फ्रांसीसी हों, पुर्तगाली हों, आयरलैंड के निवासी हों या डच, ये सभी देशों के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारत पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन सभी देशों में मुख्य रूप से जो अंग्रेज थे यानी ब्रिटिश थे, उन्होंने लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार धीरे धीरे जमाना शुरू कर दिया, और भारत के जो छोटे छोटे प्रांत थे उनको अधिकार में लेकर वहां पर उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब उन्होंने शासन शुरू कर दिया भारत पर, तो यहाँ की जो भारत के जो रीति रिवाज थे, धर्म वगैरह थे, उनको जानने के लिए उनको आवश्यकता पड़ी कि भाई यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको किस प्रकार से समझा जाए। और यह तभी संभव था जब यहाँ पर वो ऐसा वर्क तैयार करें जो उनको उनकी लैंग्वेज में यहाँ के रीति रिवाज और धर्म आदि वगैरह को समझाने में मदद कर सके। ठीक है, और यह संभव था सिर्फ शिक्षा से, यानी कि जब तक आप यहाँ के लोगों को वो शिक्षित नहीं करते, यानी कि यहाँ के लोगों को वो अंग्रेजी शिक्षा का मतलब नहीं प्रोवाइड कराते, तब तक वो यहाँ के रीति रिवाजों को और यहाँ के कानून वगैरह को और यहाँ की जो रीति रिवाज थे उनको समझने में उनको कठिनाइयां आती। ठीक है, देखिए हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के शासन करने से पहले हमारे भारतवर्ष में गुरुकुल प्रणाली थी, यानी कि जो शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो गुरुकुल था। बच्चे वहां पर रहते थे, वहां शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, गुरुकुल थे, साथ में मदरसे वगैरह थे, जहां पर वो जैसे मुस्लिम जो है जो छात्र है वहां पर वो अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। हमारे गुरुकुल की ये विशेषता थी कि भाई वहां पर छात्रों को रहना पड़ता था। गुरुकुल मौखिक उनके द्वारा उनको शिक्षा दी जाती थी, मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से इतना उच्च स्तर का शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी उस टाइम में जब अंग्रेजों के आने से पहले। ठीक है, लेकिन उस टाइम की जो तक्षशिला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, वो आज भी क्या है, अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर अधिकार कर लिया और उन्होंने अपने 60 वर्षों के शासन के दौरान भारतीय शिक्षा की व्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव करने शुरू कर दिए। ठीक है, धीरे धीरे हम अपने टॉपिक तरफ आते हैं कि भाई उस समय जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था तो उन्होंने शिक्षा प्रणाली के लिए, भारत की जो शिक्षा प्रणाली के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि उनको आवश्यकता कैसे पड़ी, कि क्यों पड़ी कि भाई यहाँ पर ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारा जाए। जैसे हमने बात करी थी कि भाई कंपनी कुछ शिक्षित भारतीय चाहती थी जो शासन चलाने में उनकी सहायता कर सके। यानी कि देखिए, अगर आप किसी दूसरे राज्य पर या दूसरे देश पर अगर वहां पर अधिकार करते हैं और वहां पर शासन चलाना चाहते हैं, तो वहां के लोगों का सहयोग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तब तक आप वहां पर कामयाब नहीं हो सकते। तो अंग्रेजों ने यह बात समझ के यहाँ के कुछ लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। ठीक है, साथ ही वो भारतवर्ष के जो रीति रिवाज जैसे हमने बात करी और जो कानून वगैरह थे उनको अच्छी तरह समझने के लिए कि किस प्रकार इन पर शासन किया जा सकता है,
और अपने यूरोपीय साहित्य का प्रसार करने के लिए या प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया, शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, जो अपनी जो अंग्रेजी शिक्षा संस्थाएं थी उनको स्थापित करने के उन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए। ठीक है। सर्वप्रथम एक अंग्रेजी गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, जिन्होंने 1781 में सर्वप्रथम कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना करी। ठीक है, ये गवर्नर थे अंग्रेज, जहां पर अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन शुरू किया गया। ठीक है, ऐसे उसी कड़ी में 1791 में हिंदू दर्शन और कानून के अध्ययन के लिए एक अंग्रेज महोदय थे जोनाथन डंकन, उनके द्वारा वाराणसी में क्या किया गया, एक संस्कृत कॉलेज शुरू किया गया। ठीक है, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है वहां पर। उसी प्रकार 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलजली जब यहाँ पर गवर्नर बन के आए थे भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, तब उन्होंने कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, और साथ साथ में जो अंग्रेजों की जो धार्मिक संस्थाएं थी, जो मिशनरीज जिनको हम बोला जाता है, उन्होंने भी भरपूर प्रयास करना शुरू कर दिया शिक्षा के लिए। और उन्होंने जो अपना शिक्षा का जो मुख्य केंद्र बनाया, अपनी शिक्षा संस्थाओं को देने का जो मुख्य जो उन्होंने केंद्र स्थापित किया, वो कलकत्ता में श्री रामपुर नाम की एक जगह है, वहां पर उन्होंने मुख्य अपना केंद्र बनाया। ठीक है, अब जो यहाँ के भारतीय थे, जो भारतीय समाज सुधारक थे, उनको भी लगने लगा कि समय के साथ चलने के लिए और विश्व में ऊपर उठने के लिए, अपने जो देश है उसको विकसित करने के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। इन समाज सुधारकों में सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो राजा राम मोहन राय थे, जो कि पाश्चात्य भाषा के सबसे बड़े समर्थक थे। और वो समझते थे कि भाई बिना जो अंग्रेजी शिक्षा है उसके बिना क्या है कि भारतीय उन्नति नहीं कर सकते। तो उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया कि भाई उन्होंने कि यहाँ पर जो कानून, जो यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सिस्टम में जो सुधार लाया जाए। उनके साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने भी उनके साथ काफी प्रयास किया। इसी प्रकार सर्वप्रथम अंग्रेजी सरकार द्वारा 1813वीं जो चार्टर अधिनियम लागू किया गया, जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, यह एक पहला कदम था जो कि सरकार के द्वारा उठाया गया था शिक्षा के विषय में। इस अधिनियम के अनुसार पहली बार ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की शिक्षा के लिए, यानी कि जो भारतीय शिक्षा जो स्कूल्स हैं, भारत में जो स्कूल खुले हुए थे, उनके ऊपर उनकी जो शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए सर्वप्रथम 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था बनाई इस चार्टर अधिनियम 1813 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन वहां पर इस टाइम मतभेद हो गया है कि भारतीयों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जैसे चली आ रही है, जैसे कि गुरुकुल प्रणाली थी, ऐसे चलने दिया जाए, या उसमें आधुनिक शिक्षा जो प्रणाली है उसको इंक्लूड करके उस शिक्षा को उन्नत बनाया जाए। इनमें क्या हो गया, सरकारों में आपसी मतभेद हो गया। यानी कि कुछ लोग भारतीय शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा चली आ रही थी, यानी कि जो परंपरागत तरीके से चली आ रही थी, उसके पक्ष में थे। तो कुछ लोग क्या थे कि भाई जो पाश्चात्य देश हैं उनकी जो भाषा है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में खड़े हो गए। इन्हीं मुद्दों के कारण जो 1813 चार्टर अधिनियम के दौरान 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा प्रणाली पर खर्च करने के लिए रखा गया था, वो तब तक यानी कि 1823 तक भी खर्च नहीं किया जा सकता, इन्हीं मतभेदों के कारण। ठीक है, अंत में जब लॉर्ड मैकाले आए यहां पर गवर्नर बनकर 1835 में यह निर्णय लिया गया कि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए। ठीक है, क्योंकि जो प्राच्यविद यानी कि जो पाश्चात्य देश के जो भाषा के जो समर्थक थे,
वो लॉर्ड मैकाले, जेम्स प्रिंसेस और हेनरी थॉमस आदि ने प्रयास शुरू किया कि भारतीयों को हिंदी के साथ साथ भी अंग्रेजी का ज्ञान भी, विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। और उन्हीं के प्रयासों के कारण 1835 में एक बॉम्बे में एक कॉलेज खोला गया, एल्फिंटन कॉलेज नाम से खोला गया, ठीक है। और कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, किसके प्रयासों के द्वारा? लॉर्ड मैकाले, जेम्स प्रिंसेस और हेनरी थॉमस। ये तीनों व्यक्ति थे जिन्होंने उस टाइम में जो एक कॉलेज स्टार्ट किया कलकत्ता में और एक मुंबई में, ठीक है। उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1854 में एक वुड डिस्पैच भारत आया, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी कदम माना जाता है। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी कह सकते हैं कि किसी प्रकार कोई कानून में संशोधन करते हैं उसको ऐसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में इसको क्या है, वुड डिस्पैच को क्या है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो किसको कहा जाता है, यानी कि वुड डिस्पैच को, ठीक है। इसने सिफारिशें की, सर्वप्रथम क्या किया कि भाई जो प्राथमिक से जो और जो विश्वविद्यालय तक स्तर की जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था नियमित रूप से की जाए, ठीक है। और भारतीयों को अंग्रेजी के साथ साथ मूल भाषा में भी शिक्षित किया जाए, यानी कि अंग्रेजी का ज्ञान तो उन्हें कराया ही जाए, साथ साथ में जो उनकी मूल भाषा है, जो भी वो बोलते हैं, हिंदी कुछ भी जैसे भी है, उसका भी क्या है, उनका भी उस भाषा का भी ध्यान रखा जाए। और इस वुड डिस्पैच में उन्होंने कहा कि भाई कि जी हर जिले में, भारत के हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल हो और महिलाओं का उसमें बहुत ज्यादा अच्छी तरह से शिक्षा की व्यवस्था हो, यानी कि महिलाओं को की शिक्षा पर भी जोर उन्होंने दिया। इसी कड़ी में इसी लॉर्ड मैकाले के प्रयास के कारण पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में स्थापित हुआ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 से सुचारू रूप से आज भी चल रहे हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय को बहुत अच्छी तरह से जाना भी होगा या जानते भी होंगे कि ये आज भी बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और इस मिनट यानी वुड डिस्पैच में कहा गया कि जो शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सरकार पर डाली जानी चाहिए, यानी कि जो शिक्षा का जो विषय है वो एक राज्य का यानी कि सरकार का विषय होगा। इसी कड़ी में उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजी किताबों का उन्होंने बहुत ही कम कीमत पर उनकी छपाई करवाई और वो भारतीयों के लिए उपलब्ध कराई गई, ठीक है। अब इसी शिक्षा प्रणाली के दौरान जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें आगे आया 1882-83 में हंटर कमीशन, ठीक है। इसका गठन 1882 में हंटर के तहत 1854 के वुड डिस्पैच यानी जो अभी हमने बात करी, जो 1854 में वुड डिस्पैच आया था उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया कि भाई जो वुड डिस्पैच में जो बातें कही गई थी कि भाई उनको कितने प्रकार से इनको लागू किया गया है और वो कहां तक सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं, उनका निरीक्षण करने के लिए हंटर कमीशन आया, ठीक है। तो जब हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश करी कि इस सब का उनका निरीक्षण करके तो उन्होंने पाया कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा है और जो माध्यमिक शिक्षा है उसका और से और अधिक विस्तार किया जाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये रिपोर्ट अपनी सरकार को सौंपी। उसके बाद रैली कमीशन आई 1904 में, जिसमें विश्वविद्यालय अधिनियम पास करवाया, ठीक है। उसके बाद सेल्डर आयोग आया 1919 में, जिसके जो मुख्य अध्यक्ष थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ठीक है। इस कमीशन ने क्या कहा कि जो माध्यमिक कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय की जो शिक्षा संबंधी जो समस्या पर जांच करने का अधिकार दिया गया, यानी कि अगर कोई किसी प्रकार की जो समस्याएं आती हैं शिक्षा संबंधी, उनको क्या है कि उन समस्याओं की जांच करने के लिए एक कमेटी को क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार और आगे बढ़े तो 1919 के जो अधिनियम आया शिक्षा के विषय में, 1935 का जो अधिनियम आया और जो सार्वजनिक योजना बोलते हैं 1944 में,
इन्होंने कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र को उन्नत करने के लिए प्रयास किया। ठीक है। अब हमारा जो हम बात करें आगे की 1944 के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, तो सब आजाद भारत का सबसे जो पहला जो आयोग बना शिक्षा के क्षेत्र में, वो बना राधा कृष्ण आयोग, जो कि 1949 में आया। इसे भारत का पहला स्वतंत्र शैक्षणिक कमीशन माना जाता है। ठीक है। और इन्होंने जो रिपोर्ट सरकार को पेश करी कि क्या क्या और सुविधाएं होनी चाहिए शिक्षा की क्षेत्र प्रणाली को बढ़ाने के लिए, कि इन्होंने जो मुख्य जोर दिया ग्रामीण विश्वविद्यालयों पर जोर दिया। यानी कि उन्होंने माना कि जो हमारा भारतवर्ष है वो गांवों में बसता है, और वहां की जो ग्रामीण शिक्षा प्रणाली है, या स्कूल की हो या विश्वविद्यालय की हो या महाविद्यालय की हो, वहां वो शिक्षा बहुत ही उन्नत स्तर की होनी चाहिए। साथ में उन्होंने औद्योगिक शिक्षा पर भी बल दिया, यानी कि छात्रों में ऐसे इस प्रकार के गुण विकसित किए जाएं कि वो अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद सरलता पूर्वक रोजगार प्राप्त कर सकें या अपना स्वयं का रोजगार चला सकें। ठीक है। इस कमीशन ने हिंदी को अध्ययन अनिवार्य विषय बताया, यानी कि उन्होंने इस अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो हिंदी विषय है भारत का, वो बिल्कुल ही क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए सभी विषयों की अपेक्षा। यानी कि हिंदी का अध्ययन सभी छात्रों के लिए अध्ययन करना अनिवार्य होगा। साथ में उन्होंने अध्यापकों की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए और उनको सुविधाएं देने के लिए समय पर उन्हें वेतन देने की सिफारिशें वगैरह भी करी। डिग्री कोर्स का समय उन्होंने 3 वर्ष का निश्चित किया, और अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग कॉलेजों की बातें की। यानी कि अध्यापक तब जब तक छात्रों को नहीं मतलब अच्छी तरह से शिक्षा दे सकता जब तक वो खुद ट्रेंड ना हो, तो उनको समय समय पर उनकी ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो शिक्षा है, जब उसकी परीक्षा होती है, वो प्रयोगात्मक, यानी जैसे हम बोलते हैं ना प्रैक्टिकल के रूप पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। यानी कि बच्चों को करके सीखने पर उन्होंने अधिक जोर दिया, और शिक्षण अभ्यास पर उन्होंने क्या है लगातार जोर करने की बात कही। ठीक है। यहाँ तक हमने देखा कि भाई जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से कमीशन उनके दौरान आए, भारत आजाद हुआ, उसके बाद राधा कृष्णन आयोग आए। ठीक है। तो उसके बाद जो आपके टॉपिक, जो आपका टॉपिक आता है आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो आपकी सेकेंड यूनिट का पहला इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये कब आया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया था, 1952-53 में। ठीक है। जब भारतीय सरकार बन गई तो भारतीय सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। साथ में इसमें उनके 9 सदस्य हेल्प के लिए रखे गए, लेकिन इनके जो मुख्य थे वो कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इनको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। कई बार बहुत एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि जो उनके जो हेड थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के, वो कौन थे। ठीक है। और ये कब आया, इस आयोग ने संपूर्ण भारत में आपने जैसे देखा, उन्होंने जैसे निरीक्षण किया कि भाई क्या क्या कमियां हैं शिक्षा व्यवस्था में, तो उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें पेश की। क्योंकि कमेटियों का ये कार्य होता है कि जब सरकार के द्वारा ये बनाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, पहले निरीक्षण करती हैं, ग्रास रूट मॉडल पे काम करती हैं, बिल्कुल नीचे लेवल से शुरू करती हैं, और जो कमियां होती हैं उनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि सॉल्व आउट करती हैं, और मतलब सिफारिशें करती हैं गवर्नमेंट को कि भाई ये चीजें समस्या हैं क्षेत्र में, तो इनको इस प्रकार से दूर किया जा सकता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या सिफारिशें की कि भाई 4 या 5 वर्ग की प्राइमरी शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। ठीक है। देखिए जैसे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा कि जो अभी हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, लगभग आने वाले टाइम में 2-3 सालों में वो सभी संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगी, जो काफी समय बाद इसमें बदलाव हुआ है। उसी प्रकार उन्होंने ये जो रखा था जो माध्यमिक शिक्षा आयोग में कि भाई जो 4-5 वर्ष की जो प्राइमरी शिक्षा है वो होनी चाहिए, और जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 2 पार्ट में विभाजित हो। ये किसने कहा था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। ठीक है।
और एमसीक्यू परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए, यानी कि जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं इन्होंने इस चीज पर जोर दिया, ना कि जो पहले वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन आते थे ना, जो ऐसे टाइप वगैरह क्वेश्चन आते थे उन पर जोर न देके उन्होंने क्या किया, एमसीक्यू जो परीक्षण होता है उस पर उन्होंने जोर दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का जो स्तर है वो इस प्रकार होना चाहिए कि जो भारत में जो लोग रहते हैं उनको लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास छात्रों में हो सके, यानी कि वो अपने देश के प्रति मतलब उसके जागरूक हो सके। तो इस प्रकार की शिक्षा का प्रबंध करने का उन्होंने क्या किया, सुझाव दिया। और सभी को क्या है, अवसरों की समानता पर बल उन्होंने दिया। आगे साथ में उन्होंने कहा कि जो व्यवसायिक कुशलता है उसकी उन्नति के लिए कार्य किया जाए। ठीक है, ताकि वो क्या है आने वाले टाइम में अपने समाज का, अपने देश का क्या है वो अच्छी तरह से नेतृत्व कर सकें। उन्होंने क्या कहा, माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है वो 7 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि 11 से 17 वर्ष की आयु के बीच में उन्होंने क्या कहा था कि माध्यमिक शिक्षा कितनी होनी चाहिए, 11 से और 17 वर्ष के बीच की उम्र में होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने 2 पार्ट में भी डिवाइड किया, जिसमें 3 वर्ष की जूनियर माध्यमिक शिक्षा और 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने उसमें 2 पार्टों में बांटा। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया कि जो ग्रामीण विश्वविद्यालय हैं या विद्यालय हैं वहां पर की जो कृषि शिक्षा है उसका विशेष प्रबंध हो, इसके लिए उन्होंने सरकार से सिफारिशें करी। ठीक है, और उन्होंने आगे कहा क्या कि जो पर्याप्त संख्या में जो पॉलिटेक्निकल या टेक्निकल विद्यालय हैं उनको अधिक से अधिक खोला जाए और उनको अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं। ठीक है, जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं इन्होंने इनकी बारे में बात करी कि भाई जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनको और अधिक से अधिक खोला जाए। जैसे कह सकते हैं कि बहुत दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहां पर बच्चे वहां पर रह सकें और वो उन्नत किस्म की जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सकें। और जो स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पेशल चाइल्ड का मतलब क्या है, जैसे बहुत आपने देखा होगा कि अपने आसपास भी कि कुछ बच्चे क्या होते हैं जैसे कि हैंडीकैप्ड होते हैं या जिनको प्रॉपर तरीके से दिखता नहीं है या कोई पढ़ने में उनको परेशानी आती है, तो इन ऐसे प्रकार के बच्चों को हम स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं। तो उनकी शिक्षा के लिए भी क्या है बहुत अच्छी प्रबंध करने के लिए उन्होंने सेकेंडरी आयोग ने क्या किया, एजुकेशन कमीशन ने क्या किया, सिफारिशें की भी इनके लिए भी क्या है कि बहुत ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, इन्होंने भी जैसे पहले कहा था कि भाई जो हिंदी भाषा को क्या है अनिवार्य विषय बना दिया जाए, इस बात पर भी इन्होंने जोर दिया। और जो अंग्रेजी भाषा का जो स्थान था, तो इस आयोग ने कहा कि क्या नाम है, अंग्रेजी जो भाषा का जो स्थान है उसी प्रकार रहने दिया जाए, इसको बिल्कुल समाप्त भी नहीं किया जाए, क्योंकि उस टाइम क्या था, जो अंग्रेजी भाषा थी वो हमारे भारतीयों जो उच्च लोग थे, उच्च शिक्षित वर्ग थे, उनकी क्या है लोकप्रिय भाषा बन गई थी। ठीक है, और ये अन्य देशों की बराबरी करने के लिए ये जरूरी भी थी। ठीक है, और साथ में उन्होंने कहा कि जो संस्कृत भाषा है उसको भी उन्होंने क्या है महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा को अधिकांश भाषाओं की जननी माना जाता है। तो इस आयोग ने संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए भी काफी सिफारिशें की। अब बात करें कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उन्होंने पाठ्यक्रम के विषय में क्या कहा है कि भाई किस प्रकार का सिलेबस बच्चों के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि भाई पाठ्यक्रम ऐसा हो जो छात्रों में उनकी जो योग्यता है उनको बाहर निकाल सके, उनकी जो क्षमता है और उनके विकास में क्या है सहायता कर सके, यानी कि जो छात्र के जो कह सकते हैं कि भाई उनके अंदर क्या है, किस प्रकार वो आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार का पाठ्यक्रम हो। जो पाठ्यक्रम बनाया जाए वो छात्रों की आवश्यकता के अनुसार हो और उनकी रुचि के अनुसार हो, यानी कि आप ये लोग हम मानते हैं कि अगर आज के टाइम में या पहले टाइम में कह सकते हैं, अगर छात्रों को उनकी रुचि का विषय ना पढ़ाया जाए तो वो अगर उनको जबरदस्ती अन्य विषय प्रदान कर दिए जाएं तो उसमें वो रुचि नहीं दिखाते। यानी कि पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि होती है, जो इंटरेस्ट होता है उनका, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाना चाहिए। और जो पाठ्यक्रम हो, जो उसके विषय उसमें शामिल हो, वो जो हमारी रियल लाइफ है उससे क्या है एक दूसरे से उनका प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। यानी कि जो
हम जो वर्तमान में हम जीवन जीते हैं उनका जो हम पाठ्यक्रम जैसे जिस सिलेबस में हम कुछ सीखते हैं उसके एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए कि यानी कि जो हम पाठ्यक्रम के द्वारा सीख सकते हैं उनको हम अपनी रियल लाइफ में भी क्या है इंक्लूड कर सके हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार के पाठ्यक्रम की सिफारिशें की। इसमें उन्होंने विषय भी शामिल करे, उसमें आप एक बार देख लेना। आगे बात करें, उन्होंने शिक्षण विधियों के बारे में क्या कहा कि भाई किस प्रकार की शिक्षण विधियां होनी चाहिए, कौन सा टीचिंग मेथड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो छात्र कक्षा में नीरस वगैरह फील करते हैं यानी कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इस प्रकार की शिक्षण विधियां हो कि जो शिक्षण कार्य हो सजीव एंड सक्रिय हो, यानी कि सारे छात्र प्रॉपर भागीदारी मतलब उसमें छात्रों की हो, और उनको एक्टिविटी मेथड यानी कि जो कोई एक्टिविटी कराए या कोई योजना प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा क्या है उनको शिक्षण कराया जाए। उन्होंने इस आयोग ने क्या किया कि जो टीम टीचिंग थी यानी कि जो समूह कार्य पर उन्होंने क्या किया, बल दिया कि भाई छात्रों को टीम टीचिंग के रूप में क्या है उनको वर्क दिया जाए। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा आगे कि जो एक्सपेरिमेंटल और जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है टीचिंग का वो इसमें क्या है इंक्लूड किया जाए। ठीक है, ये उन्होंने शिक्षण विधियों के बारे में बात की। अब उन्होंने जो और अन्य समस्याएं थी जो शिक्षा के प्रणाली के दौरान, उन्होंने उनके बारे में सुझाव दिया है कि भाई जो स्कूल्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में खोले जाएं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो क्या है वहां पर बहुत ही अधिक मतलब कह सकते हैं कि संख्या में खोले जाएं। वहां पर क्या है जो उनको पढ़ाने के लिए वहां पर जो शिक्षकों की जो आवश्यकता है उनकी प्रॉपर नियुक्ति की जाए, साथ में उनको अन्य सुविधाएं दी जाएं, जो वेतन वगैरह है उनको टाइम पर दी जाएं, और जो शिक्षकों से रिलेटेड कोई अगर समस्याएं आती हैं, अगर उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको सुनने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मंडल बनाया जाए जो उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण कर सके, और जैसे शिक्षकों को निःशुल्क जो सहायता वगैरह है वो उनको प्रोवाइड कराए जाएं। साथ में उन्होंने कहा कि भाई शिक्षकों को के लिए समय समय पर सेमिनार्स कैंप और जो सम्मेलन होते हैं उनकी व्यवस्था की जाए। जैसे आप देखते हैं कि समय समय पर हर बोर्ड सीबीएसई वगैरह जैसे या अनदर बोर्ड हैं आईएससी वगैरह जो बोर्ड हैं वो क्या करते हैं समय समय पर क्या है रिफ्रेश कोर्सेज टीचरों के लिए चलाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह उनके लिए रखते हैं, या कोई सेमिनार्स रखते हैं, या कोई कैसे भी कर सकते हैं कि वर्कशॉप वगैरह रखते हैं। तो इस प्रकार की चीजों के लिए जो रिकमेंड किया था वो किसने किया था, आपके सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। ठीक है, और जैसे आजकल के समय में क्या होता है जो रिफ्रेश कोर्सों पर बहुत ज्यादा टीचरों पर ध्यान दिया जा रहा है कि आपने देखा भी होगा कि कई बार टीचरों को रिफ्रेश कोर्स करने के लिए दूर से राज्यों में या दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। कि अभी आपने लेटेस्ट देखा था कि दिल्ली में कुछ अभी कुछ विवाद चल रहा था कि भाई वहाँ के टीचरों को कहीं बाहर भेज रहे थे, उसके लिए मना किया जा रहा था। तो इस प्रकार के जो रिफ्रेश कोर्सेज हैं उनके लिए प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ताकि वो क्या है जो शिक्षा की जो नई नई तकनीकी आ रही हैं उनको समझकर वो छात्रों को अधिक से अधिक अच्छी तरह से उनको क्या है पढ़ा सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने जो हमारा ये टॉपिक था वो हमने देखा, ज्यादा लंबा नहीं है, आप इसको थोड़ा सा देख के ना और ठीक तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का विषय आज तक यहीं तक बहुत है। नेक्स्ट